हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया गया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है। उससे रिलेटेड जितना भी टर्म था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, उन सारे क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट को हम कर चुके हैं। तो यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखे हो बच्चों, तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और उसको देखो, ताकि आपको समझ में आएगा कि आखिरकार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या। यह एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, स्टीफेंस लॉ का। तो देखने के बाद आपको फील आएगा कि आखिरकार है क्या। चलो, यदि आपको परेशानी होगा तो आज के जो वीडियो है उसके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां पे दे देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। चलो बच्चों, आज हीट जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है हमारा। उसमें हम जैसे सोलर कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, साथ ही साथ आपसे हम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम सीखना है आज। तो बच्चों, थोड़ा सा इन सारे टर्म को सीखने से पहले हम कुछ चर्चा करते हैं जो जनरल है बात, जो आपको ऑप्टिक्स में भी यूज आएगा, यहाँ पे भी हीट में भी यूज आया है। तो मतलब हर जगह, और आपको साउंड में भी वो बात यूज आ सकता है ना। तो इस तरह की कहानी है। तो थोड़ा सा जनरल चर्चा कर लेते हैं, आखिरकार होता क्या है। जैसे मान लो आपसे यह वेव ऑप्टिक्स में भी आपको पढ़ने को मिलेगा ना, जब 12th में जब आप पढ़ोगे तो वेव ऑप्टिक्स जब चैप्टर आएगा उसमें यह सारे कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो आप सीखो, ऐसा नहीं है कि मतलब आज सीख लेंगे तो आपको आगे जाके काम नहीं आएगा, 100% काम आएगा और क्लियर वे में आपको समझ में भी आएगा कि आखिरकार सोलर कांस्टेंट होता क्या है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होती क्या है। इन सारे चीजों के बारे में आपको अंदर से फील आएगा कि आखिरकार ऐसा चीज होता है। चलो बच्चों, देखना थोड़ा सा बात हम बोलते हैं कि इंटेंसिटी होता क्या है। इंटेंसिटी, मान लो इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी हम क्या पढ़ाए हैं, आपको नहीं पढ़ाए फिर भी आप सुनो क्या है कि हमें एनर्जी जो है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या होता है, मान लो बच्चों I इक्वल टू, आई से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू ई अपॉन ए टी होता है। मतलब कहने का मतलब है कोई सरफेस है और उस सरफेस पे पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया पर कितना एनर्जी फॉल कर रहा है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं ना। और इंटेंसिटी की बात हुई तो इसी ने ई अपॉन टी को क्या बोलते हैं, पावर, मतलब पावर अपॉन ए, ये सारी बात है। अच्छा, I इक्वल टू तो ए लिख सकते हैं, पावर अपॉन ए, और ए हमारा एरिया है और यह क्या है, पावर, मतलब वाट अपॉन क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर। ये सारी बात है इंटेंसिटी के बारे में। चलो, यूनिट है ना, यह क्या है बच्चों, यूनिट है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कोई दिक्कत क्या। अच्छा, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। चर्चा क्या है, जैसे मान लो कि हमें पावर है, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों। पावर जो होता है, पावर देखना, पावर होता है मतलब एनर्जी अपॉन क्या लिखोगे, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। मतलब क्या है, जूल बोलेंगे, जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड बोला जाएगा, यूनिट की बात करेंगे तो। और इसी में हम इसको वाट बोलते हैं, यूनिट ना, हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, यूनिट ऑफ पावर। तो यह हमारा जूल है, इसी को बोला जाता है वाट। जूल अपॉन पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। ये सारी बात है। थोड़ा सा और चर्चा करो। मान लो कि एक बल्ब लगा देते हैं ना, यहाँ पे बल्ब है, देखना यहाँ पे बल्ब लगा दिए, और बल्ब लगाने के बाद यहाँ पे एक स्फीयर लिया गया है, स्फीयर। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, देखना ध्यान से बोलना, क्या हर स्फीयर से अलग अलग एनर्जी पास करेगी पर सेकेंड कि सेम पास करेगा। सोच के बोलना है आपको, सोचिए थोड़ा सा, फिर से ध्यान से सुनना। एक पॉइंट सोर्स रखे हैं, मान लो बल्ब लगा दिए अंदर में और उसको स्फीयर से ढक दिए हैं। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि हर स्फीयर से सेम एनर्जी पास करेगा पर सेकेंड की अलग अलग करेगा। ध्यान से बोलना। तो बच्चों, सोचने वाली बात है कि जैसे यहाँ बल्ब है तो यह एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो एनर्जी रेडिएट करेगा तो इन सरफेस पे तो चारों तरफ सेम अमाउंट में एनर्जी, ऐसा थोड़े है कि एक डायरेक्शन में ज्यादा राइट फ्लो कर रहा है,
दूसरे मतलब बल्ब है, तो चारों तरफ सेम मतलब लाइट प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रो मतलब क्या करेगा, फॉल करेगा सरफेस पर। यदि फॉल करेगा तो हर सरफेस से मतलब इन सारे सरफेस से एक सेम पर सेकेंड हमें सेम एनर्जी पास करेगा। देखना ध्यान से ये सारी बात इस तरह से, इस तरह से मतलब यहां से सब पर हमें सेम एनर्जी मतलब फॉल करेगा और फॉल करने के बाद वो पास भी करेगा। तो ये सारी कहानी है। अब बताना है थोड़ा थोड़ा बात, एक बात और बोलते हैं। मान लो बच्चों हम आपसे बोले कि इंटेंसिटी जो है वो 100 वाट पर सेकेंड है। आपसे बोले क्या है, 100 इंटेंसिटी जो है वो 100 वाट पर क्या है, सेकेंड है, इतना है। इससे क्या समझते हो, पर सेकेंड की पर इंटेंसिटी है ना, तो मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में ना, एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 100 जूल मतलब एनर्जी फॉल हो रहा है ना, 100 जूल हमें क्या हो रहा है, एनर्जी गिर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर पे स्क्वायर एरिया पे एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी फॉल हुई होगी। इसका ये मतलब है। ये सारी कहानी है, थोड़ा सा और सीखो इतना बच्चों। बस फिर से ध्यान से देखो, इंटेंसिटी बोलते क्या है, एनर्जी फॉल पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम को इंटेंसिटी बोला जाता है। इंटेंसिटी को E/T को पावर लिखी जाती है। इंटेंसिटी की यूनिट की बात करेगा तो वाट मीटर स्क्वायर होता है, पावर एनर्जी अपॉन टाइम होती है, और यूनिट की बात करेगा तो वाट होगा। मान लो यहाँ एक पॉइंट सोर्स माने हैं, और पॉइंट सोर्स और स्फेरिकल सरफेस है, तो हर सरफेस पर सेम एनर्जी गिरेगा। ये सारी बात है ना, सेम एनर्जी गिरने वाला है ना। चलो सेम एनर्जी गिरेगा, तो अब फिर से ध्यान से देखिए कि अब थोड़ा सा एक और बात है। मान लो बच्चों कि ऐसा है, यहाँ पे एक पॉइंट माने हैं और यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, और r डिस्टेंस दूर यहाँ पे पॉइंट सोर्स हम माने हैं, पॉइंट सोर्स, कोई दिक्कत क्या, पॉइंट सोर्स, और r डिस्टेंस दूर पे हमें निकालना है कि इंटेंसिटी क्या होगा, r डिस्टेंस दूर पे इंटेंसिटी क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं, क्या आप बोल सकते हो कि इंटेंसिटी यहां से यहां तक सेम इंटेंसिटी होगा? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं बोल सकते। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक इमेजिनरी स्फीयर बनाते हैं जो पॉइंट यहां से पास करना चाहिए, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे पास करना चाहिए एक स्फीयर, मतलब इमेजिनरी स्फीयर, इस तरह से। कोई दिक्कत क्या, इमेजिनरी स्फीयर पास करना चाहिए, और पास कराते हैं इमेजिनरी स्फीयर पास कराएंगे, और वो इमेजिनरी स्फीयर होने के बाद अब हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी, अब जैसे ही यह पॉइंट सोर्स है तो इस पॉइंट पे यदि हमें इंटेंसिटी चाहिए तो बच्चों क्या करते हैं, स्फीयरिकल स्फीयर बनाते हैं, इमेजिनरी स्फीयर, और इमेजिनरी स्फीयर बनने के बाद हम अब बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितना होगा, I = P/4πr²। यह क्या है, सरफेस एरिया मतलब एरिया है। तो इंटेंसिटी ऐसे डिफाइन करते हैं ना, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कुछ और हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे ऐसी बात है। अब आगे देखो, तो बच्चों यहां से क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² का। कोई दिक्कत क्या, इंटेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² सा। थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसमें ना, ध्यान से देखना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी कहानी अभी आपको लगता होगा कि फालतू का है, लेकिन इन सब से हम लिंक करेंगे अभी फिजिक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान से देखो फिर से, मान लो बच्चों, देखना, मान लो ऐसा है, कैसा है, एक पॉइंट मानते हैं यहाँ पे, जो पॉइंट एक छोटू सा ऑब्जेक्ट है ना, जिसका रेडियस जो है यह स्मॉल r है, और यहाँ से 2r डिस्टेंस पे है, 2r डिस्टेंस पे, और यहाँ से एक r डिस्टेंस दूर वह बच्चों एक और हम मतलब छोटा सा ऑब्जेक्ट ही मानते हैं जो स्फेरिकल सी है, और यह भी r डिस्टेंस दूर पे है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, पॉइंट सोर्स रखा हुआ है यहाँ पे। अब बताना कि यह पॉइंट सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या
किस सरफेस पे मतलब इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा होगा, ये आपसे पूछना चाहता है। फिर से ध्यान से सुनो क्वेश्चन कि यहाँ पे पॉइंट सोर्स रखा हुआ है बच्चों, 2r डिस्टेंस पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और यह r डिस्टेंस पे छोटा सा ऑब्जेक्ट है। एक बात और कंडीशन दिया हुआ है, r बहुत बहुत कम है कैपिटल R से, ऐसी कंडीशन दी हुई है। आपसे पूछ रहा है कि किस सरफेस से मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो सोचो, एक तो आप समझदारी से बोल सकते हो कि ऐसे इस पे सबसे कम होगा, क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट सोर्स से ज्यादा डिस्टेंस दूर है। अब कहोगे ऐसा हम कैसे मान जाए? नहीं मानो, अभी हम आपको लॉजिकल सिखाते हैं। सुनो एक मिनट, ध्यान से देखना। यहाँ बल्ब है और बल्ब से जैसे जैसे दूर जाओगे तो क्या लाइट कमेगा कि बढ़ेगा? सोच के बोलिए, यह अपने डेली लाइफ में यूज होता है, तो लाइट तो कमेगा। तो मतलब क्या है, इंटेंसिटी जो डिस्टेंस कम है वहां इंटेंसिटी ज्यादा, जो डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे इंटेंसिटी कम। लेकिन अब क्या करोगे, इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या करेगा, यह हमारा एक स्फेरिकल मतलब स्फीयर बनाओ, इमेजिनरी स्फीयर, तो इस पॉइंट पर कितना होगा इंटेंसिटी बता दो। I इक्वल टू हम लिख सकते हैं जो पावर है सोर्स का P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। अब कौन R लिखेंगे, कैपिटल वाला कि स्मॉल वाला? तो बच्चों कैपिटल R लिखेंगे। वहां पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे पूछ रहा है तो इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे और इमेजिनरी स्फीयर से वह उस सरफेस पे कितना लाइट मतलब पास कर रहा है पर सेकंड, कितना एनर्जी फॉल कर रहा है उसको लिखे, तो पावर अपॉन क्या होगा, पाई 4 पाई R स्क्वायर। अब देख, अब जो लाइट गिर रहा है वो कितने, उसका प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो क्या है, तो एक सर्कल मतलब छोटी सी ऑब्जेक्ट है जो R बहुत बहुत कम है, इसका मतलब है एक डिस्क जैसा है कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दे पाई R स्क्वायर से। यहां भी क्या होगा बोलो तो, I इक्वल टू क्या लिखोगे 4 और पाई R और 2 का R का होल स्क्वायर और इंटू का क्या लिखोगे पाई R स्क्वायर। अब देख ध्यान से, सबसे कम यहाँ पे इंटेंसिटी, उसके बाद यहाँ पे इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि डिस्टेंस बढ़ने से इंटेंसिटी पर असर पड़ता है। कहां से, पॉइंट सोर्स से। ये सारी बात और इन्वर्सली रिलेशन रखता है। तो इस तरह की कहानी थी छोटी सी। अब चलो और थोड़ा सा बात करते हैं। यदि लीनियर सोर्स रहा ऐसे, तो इंटेंसिटी का जो रिलेशन है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r का डायरेक्टली रिलेशन है। ये सारी बात है। अब चलो, ये सब बच्चों वेव ऑप्टिक्स में भी आप पढ़े होंगे, ऐसी नहीं है कि कोई नया चीज है ना। फिर से ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और एक एग्जांपल है। मान लो बच्चों कि यहाँ पे पॉइंट सोर्स है और इस पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है P पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस है बच्चों 10 सेंटीमीटर, एक है मान लो कि 10.001 सेंटीमीटर, और यह पॉइंट अभी भी P2 है और ये P1 है। यहाँ भी पॉइंट सोर्स, यहाँ भी पॉइंट सोर्स। आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे इंटेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगा। हर जगह पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी जो है बच्चों वह कहाँ पे ज्यादा होगा। एकदम इतना छोटा सा मतलब गैपिंग है डिस्टेंस का, ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल होगा। यहाँ भी पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, यहाँ भी पॉइंट सोर्स, तो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्या होगा बच्चों, P1 पॉइंट एंड P2 पॉइंट पे मतलब इंटेंसिटी जो होगा, इंटेंसिटी ऑलमोस्ट क्या होगा, वह मतलब इक्वल होगा। ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ये सारी बात है। मान लो ऐसा है कि हमें कोई पैरेलल लाइन है, इस तरह से पैरेलल लाइन है और रे आ रही है, पैरेलल लाइन होते हुए रे आ रही है, तो इंटेंसिटी की बात करेगा तो क्या होगा बोल, तो इंटेंसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा ना। ये सारी बात है। पैरेलल, यह सब हमें कहाँ वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़े होंगे। अब आता है काम का चीज। इतना स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखना थोड़ा सा और ध्यान से देखो। हेडिंग लिखना बच्चों सोलर कांस्टेंट। क्या है बच्चों, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट, ध्यान से देखना सोलर कांस्टेंट होता क्या है। मान लो यहां पे सन है, इसकी रेडियस है बच्चों r और Ts टेम्परेचर है, r डिस्टेंस दूर पे हमारा अर्थ है,
ना इसका रेडियस है आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, अर्थ और सन के बीच। अब मान लो कि इसका इमिसिविटी जो है वो 1 माने हैं, मतलब ब्लैक बॉडी मान लेते हैं, ब्लैक बॉडी जैसा एक्ट कर रहा है ना, ऐसा सोच के कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी जैसा एक्ट कर रहा है और यह इमिसिविटी क्या होगा, 1 होगा इसका इमिसिव। अच्छा एक बात बता, इसकी पावर जो होगी वो कितनी होगी, जब E 1 है तो बता सिग्मा क्या होता है, सिग्मा E A T S का पावर 4 होता है, पावर की बात करें तो। यदि पावर हो गया तो P इक्वल टू क्या लिखोगे, वो तो सिग्मा E तो यही है और पावर यहाँ A क्या लिखोगे 4 पाई R, मतलब इसका सन है तो रेडियस RS, तो RS का होल स्क्वायर TS का पावर 4, यही ना लिखोगे। तो इतना तो पावर हो गई। अब इंटेंसिटी की बात कर रहा है, इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, तो क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे निकालना है, और साथ ही साथ बच्चों देखना आरई जो है बहुत बहुत कम है, किसके रिस्पेक्ट में, मतलब डी के रिस्पेक्ट में, आरई जो है वह बहुत बहुत कम है इसके रिस्पेक्ट में। तो अब कहना है कि इस पॉइंट पर कितना होगा इंटेंसिटी, तो क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन मतलब स्फीयर ड्रॉ करते हैं। इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा पावर तो मालूम है ई 4 पाई आर एस का होल स्क्वायर टी एस का पावर 4 अपॉन क्या लिखोगे बच्चों, बोलो 4 पाई डी स्क्वायर, यही ना, इमेजिनरी स्फीयर लेते हैं और इस पॉइंट से तो डी स्क्वायर हो गया इस तरह से ना। अब बता यहाँ पे, अब यह जो मतलब ये क्या है, अब हमें निकालना है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सोलर कांस्टेंट बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सोलर कांस्टेंट। कोई दिक्कत क्या, सोलर कांस्टेंट बोला जाता है, सोलर कांस्टेंट। तो अब बता, फिर से थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, कि क्या होता है एनर्जी पर सेकेंड, मतलब कितना अर्थ पे आ रहा है, सन से जो एनर्जी आ रही है वो पर सेकेंड कितना आएगा सन से एनर्जी अर्थ पे, तो कैसे निकालोगे, देखना यहाँ पे लिख रहे हैं एनर्जी, एनर्जी क्या लिखोगे, एनर्जी पर सेकेंड फॉलिंग ऑन अर्थ, अर्थ पे कितना एनर्जी फॉल करेगा उसको लिख के बताओ। तो हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू कितना, मतलब इंटेंसिटी उतना कितना, सिग्मा ई 4 पाई आर एस का होल स्क्वायर टी एस का पावर 4 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, यही ना, अर्थ ही है ना, छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब अर्थ जो माने, तो क्या लिखोगे पाई आर ई का होल स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गायब हो जाएगा। तो अब क्या लिखोगे, ये सारी कहानी है, इसको हम प्रोजेक्टेड एरिया ही बोलेंगे ना। तो ये सब होने के बाद बच्चों ध्यान से देखो कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। ये क्या है हमारा, प्रोजेक्टेड एरिया। तो इस तरह की कहानी, यही हमारा क्या आता है, एनर्जी पर सेकेंड जो फॉल करेगा अर्थ पर वह इतना आएगा, कितना, आई इक्वल टू लिखना बच्चों सिग्मा ई आर एस का पावर स्क्वायर टी एस का पावर 4 अपॉन डी स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे पाई आर ई का होल स्क्वायर ना, ये सब कहानी। तो ये सब हो गया, यही हमारा सोलर कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, और एनर्जी पर यूनिट कितना होगा फॉल करेगा वो इतना करेगा, ये सब कहानी है। अब आपके माइंड में आता होगा कि मेरा मास्टर आंसर हर समय क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया का क्या मतलब होता है उसको समझने का कोशिश करो। छोटी सी बात है लेकिन समझना चाहिए, ताकि आपको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसको हो गया, ध्यान से देखना क्या लिखोगे, हमें प्रोजेक्टेड एरिया के बारे में समझना है, क्या होता है प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या लिखोगे, प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट सोर्स है और इस तरह से कोई लाइट फॉल कर रहा है ना, इस तरह से, इस तरह की कहानी है ना, ऐसा है, ऐसा बनाओ अच्छा से,
ना, यहाँ से लाइट आ रहा है, बहुत सारा रे आ रही है इस तरह से ना, इस तरह से बहुत सारा रे आ रहा है, यहाँ गिर रहा है, फॉल कर रहा है। अब बताना है, एक बात बताना, इसकी रेडियस r मान लेते हैं, इसकी रेडियस r। तो यह हमारा पॉइंट सोर्स है, ध्यान से देखना, हमें प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है। तो यह r डिस्टेंस है, यहां से लेके पॉइंट सोर्स के यहां तक कितना है, r डिस्टेंस। तो ध्यान से देखना बच्चों, यह स्फीयर है ना, स्फीयरिकल पार्ट लेते हैं। तो जो पार्ट है, मान लो कि यह स्फीयर है, तो स्फीयर को जब आप चिपका दो, उसको चिपकाओगे तो क्या डिस्क जैसा बनेगा। तो वो डिस्क जो है वही तो उतने ही, मान लो कि आप इस पोर्शन को हटा दीजिए पीछे से, ऐसा कुछ ऐसा। तो यह अब ऐसा जो लाइट आ रहा है, क्या लाइट आना कम होगा कि जितना पहले आ रहा था उतना ही होगा? यही ना होने वाला है। तो आपको जो स्फीयर दिख रहा है उसको क्या किए, चिपका दिए, तो वह डिस्क जैसा दिखने लगा। तो यह डिस्क जो है उसका एरिया लेना है, तो यही हमारा प्रोजेक्टेड एरिया होता है। फिर से समझिए, प्रोजेक्टेड एरिया वह है जिसपे लाइट फॉल कर रहा है। अब कहोगे कि अब तो हेमिस्फीयर लेना चाहिए, जो स्फीयर आप माने हो वो लेना चाहिए, लेकिन आप तो क्या मान रहे हो, डिस्क मान रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप हाफ पार्ट को हटा दो, जो स्फेरिकल पार्ट है उसको हटाओगे, तो जितना लाइट अभी आ रही थी उतना ही अभी भी आएगा, तो डिस्क पे आ रहा है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि वह डिस्क जो है, स्फीयर जो है, उसको चिपका देते हैं। सोच तो चिपका दो, उसको चिपकाओगे तो क्या है, डिस्क जैसा बनेगा, और डिस्क जैसा बनेगा, इसीलिए हम प्रोजेक्टेड एरिया जो अभी आप निकाले हो पाई ई स्क्वायर जो लिखते हैं, जो अर्थ का है, तो वो कहां से आता है, वो प्रोजेक्टेड एरिया से ही आता है। तो इस तरह की कहानी है ना। अब बच्चों हेडिंग लिखना, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ध्यान से देखो और इसको भी ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है, और लेकिन थोड़ा सा टफ जैसा लगेगा आपको, और ध्यान से समझोगे तो आसानी से आ जाएगा। ध्यान से सुनो, क्या है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ना, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ना, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ध्यान से सुनो क्या होता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर में। मान लो कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट है जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ऑल डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट कर रहा है। इस तरह से एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो हर रेडिएशन का अलग अलग वेवलेंथ होगा, और उस रेडिएशन का जो लेम्डा होगा बच्चों, लेम्डा का जो रेंज होगा वो 0 से इनफाइनाइट के बीच होगा। मतलब यह फिक्स नहीं है कि किस वेव रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है ना, कुछ का कुछ भी हो सकता है, कुछ का कुछ अलग हो सकता है। मतलब इसका रेंज 0 से इंफिनिटी के ही बीच होगा, ऐसा कुछ है। अब बताना ध्यान से, वेवलेंथ है और रेडिएशन हो रही है, पर सेकंड जो रेडिएशन हो रहा है उसका वेवलेंथ हर एक का अलग अलग होगा। तो ऐसा मान के चल रहे हैं, मान के क्या चल रहे हैं, 0 से इंफिनिटी के बीच होगा, ऐसा कुछ होने वाला है। अब बताओ एग्जांपल लेना, मान लो बच्चों की एक वेवलेंथ है हमारा 2000 एंगस्ट्रॉम जो लेम्डा है, ऐसा मान के एग्जांपल चल रहे हैं। वह एक वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ चेंज होके कितना होगा, लेम्डा प्लस डी लेम्डा, वो 2000 0 पॉइंट कितना लिखोगे, मतलब 2 हो गया है एंगस्ट्रॉम, इतना हो गया। कोई दिक्कत क्या? अब इतना हो गई तो अब हमें बताना, इतना हो गया, अब हमें स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जो होता है वो क्या होता है देखना। ई लेम्डा से डिनोट करते हैं बच्चों, इसको ई लेम्डा से डिनोट करते हैं। ई लेम्डा होगा क्या, अब ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि जब लेम्डा से लेम्डा प्लस डी लेम्डा होने में जो वेवलेंथ चेंज हुआ है ना, और उस चेंज होने में कितना एनर्जी फॉल किया है, ध्यान से सुनना फिर से। मतलब मान लो कि वेवलेंथ जो हुआ, मान लो वेवलेंथ इतना से इतना हो गया, 0.2 का चेंजिंग आया, तो 0.2 चेंज होने में जो उस दौरान कितना एनर्जी फॉल किया है सरफेस पर, उसी को इमिसिव मतलब स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बोलते हैं। सपोज हम ऐसा मान के चलते हैं बच्चों, यह लेम्डा से लेम्डा प्लस डी लेम्डा होने में एनर्जी जो फॉल की होगी वो 0.001 मतलब क्या मान लेते हैं, जूल पर सेकंड मान लेते हैं,
ना, इतना यदि फॉल किया होगा, या यूं मान लो कि इतना हमें क्या हुआ होगा, इंटेंसिटी मानो, ऐसा नहीं मानो, इंटेंसिटी मानते, मतलब आई जो है वो कितना 0.01 क्या लिखोगे, हाँ जूल मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतना एनर्जी फॉल किया होगा कहाँ पे, सरफेस पे, और उस दौरान वेवलेंथ जो है वो लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा चेंज हुआ होगा, मतलब चेंज इन वेवलेंथ ना, एनर्जी या इंटेंस एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया 0.01 हुआ है, तो इतने में वेवलेंथ कितना चेंज हुआ, इतना है, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जो बोलते हैं वो कितना चेंज कितना का हुआ, 0.2 का, वेवलेंथ कितना है, मतलब इंटेंसिटी कितना आई है, उल्टा लिख लिए, मतलब यह क्या है, इंटेंसिटी कितना है 0.01 और वेवलेंथ कितना चेंज हुआ है 0.2, तो इसका जो रेशियो होगा इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ध्यान से फिर से सुनिए, कंफ्यूज हुए होंगे। तो बच्चों जो रेडिएशन हो रहा है उसकी वेवलेंथ का जो रेंज है वो 0 से इनफाइनाइट मान लिया है, उसी के बीच हो सकता है, कुछ भी होगा उसकी कोई हमें गारंटी नहीं है, क्या होगा वो डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है, क्या मतलब कंडीशन है उस पे। अब बताना, ध्यान से सुनना कि यह वेवलेंथ 2000 हम मान के चल रहे हैं, 2000 से लेके 0.2000 मतलब 2000 0.2 होने में, इतनी होने में एनर्जी कितना फॉल किया है सरफेस पे, तो मान के चले कि 0.01 मतलब पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सेकेंड मतलब टाइम में कितना एनर्जी फॉल किया, इतना, तो इसका एनर्जी जो फॉल किया और चेंज कितना वेवलेंथ हुआ, इतना ही वेवलेंथ हुआ, तो इसकी रेशियो को बोलते हैं बच्चों स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। कोई दिक्कत क्या, ये सारी कहानी है। तो यहां से लिखोगे क्या, ध्यान से दो, फॉर्मूला निकल के आएगा, ई लेमडा जो होगा वो चेंज इन वेवलेंथ अपॉन एनर्जी फॉलिंग, मतलब क्या होगा, चेंज इन वेव मतलब नहीं, डी ई अपॉन क्या लिखोगे, डी लेमडा, मतलब एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, और वेवलेंथ जो उस दौरान चेंज हुआ है, फॉलिंग करने जो एनर्जी फॉल कर रहा है उस दौरान, वही हमें उसकी जो रेशियो होगा उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। अब यह डीई क्या है, डीई जो है वो बच्चों है क्या, मतलब वेव फॉर, मतलब डी जो है एनर्जी फॉलिंग पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कितना हुआ है, और यह वेवलेंथ, इफ वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ वह क्या हुआ होगा, लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा होने में कितना टाइम लगा, मतलब लेमडा प्लस डी लेमडा होने में जो एनर्जी फॉल हुआ है सरफेस पे, उसी को रेशियो को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ये हमारा कहानी है। चलो इसका ग्राफ बना के लिख लेते हैं ना, तो यह डी, ये लेमडा इक्वल टू क्या होगा, हमें ई लेमडा इक्वल टू डी ई अपॉन डी लेमडा ना, तो ये सब कहानी है बच्चों। अब थोड़ी सी और कहानी पढ़ लेते हैं, इसी में थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं क्या होगा, कैसा ग्राफ होगा, ध्यान से देखना। ग्राफ हम बनाते हैं बच्चों स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर मतलब लेमडा और ई लेमडा के बीच कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है ना, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। मतलब यहां से देखना कि जब कोई हमें एनर्जी फॉल नहीं हो रहा था, मतलब इनिशियल कंडीशन में कितना है, 0 है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे मान लो कि हमें मैक्सिमम लेमडा मिल रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम लेमडा मिला यहाँ पे, तो टी जो है धीरे धीरे इंक्रीज भी कर रहा होगा। तो ये सारी कहानी है, मतलब हर एक ग्राफ हमें इंडिकेट कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे वेवलेंथ अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर वेवलेंथ अलग अलग होगी, ये हमें ग्राफ बताता है। तो इतना कहानी हो जाने के बाद बच्चों याद करो, थोड़ा सा और एक चेक कर लेते हैं। मतलब अब अगला टॉपिक है हमारा कि बिन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बिन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, उसके बारे में सीख लेते हैं। छोटी सी और कहानी है बच्चों, ध्यान से देखो। बिन्स डिस्प्लेसमेंट
लॉ, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बीन्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने क्या बोला कि जितना भी ये स्टार है ना, जो भी ये स्टार है वो ब्लैक बॉडी जैसा एक्ट करता है, मतलब ऑल स्टार्स आर ब्लैक बॉडी। उसने क्या किया कि जितना भी स्टार्स है वो ब्लैक बॉडी जैसा एक्ट कर रहा है, एज इट कंटेन ऑल वेवलेंथ, मतलब ब्लैक बॉडी जैसा है और वह वेवलेंथ जो है डिफरेंट डिफरेंट का टाइप्स का वेवलेंथ वह कंटेन कर रखा है ना। तो ऐसा लिखोगे अकॉर्डिंग टू बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ऑल ना, ऑल stars as like black body which is contain क्या लिखो, all wavelength ना from 0 to इंफिनिटी, मतलब 0 टू इंफिनिटी के बीच क्या होगा, हमें वेवलेंथ कंटेन करेगा। कोई दिक्कत क्या, ये सारी कहानी है हमारी। अब बताओ अकॉर्डिंग टू बीन्स डिस्प्लेसमेंट ने क्या बोला ना, अकॉर्डिंग टू बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, लेमडा मैक्सिमम जो होगा हमारा, लेमडा मैक्सिमम और टेम्परेचर जो होगी वो कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट। और यह कांस्टेंट क्या है बच्चों, लेमडा मैक्स और टी जो है वह क्या है, बी के बराबर ना, इस तरह की बात है। तो बी जो है हमारा वो आखिरकार क्या है, हमें बीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बोलते हैं। बी को क्या बोला जाता है बच्चों, बीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बोलते हैं ना, बीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बोला जाता है। चलो इतना हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और रिलेशन बताते हैं ना, हो गया। चलिए ध्यान से देखो थोड़ी थोड़ी और कहानी। ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, लेमडा मैक्स टी इक्वल टू बी है, मतलब कांस्टेंट है। इसका मतलब है ऐसा लिखा जा सकता है, लेमडा वन टी वन इक्वल टू लेमडा टू टी टू इक्वल टू लेमडा थ्री टी थ्री इक्वल टू कांस्टेंट ना, इक्वल टू कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत क्या, ये सारी चीज है। यदि बीन्स डिस्प्लेसमेंट मतलब बी का जो वैल्यू होता है बच्चों वह कितना, या तो क्वेश्चन में आपको देगा, नहीं देगा तो याद रखिए, आपको आसानी पड़ेगा। याद क्या रखना है, 2.9 मतलब 2 पॉइंट कितना होता है, 2.898 इंटू 10 टू द पावर -3 और होता है बच्चों मीटर और केल्विन। अब कहोगे कहां से लिया है, अरे यही तो लेमडा मैक्स, लेमडा को वेवलेंथ को मीटर में और टेम्परेचर को केल्विन में मापना है, तो यही तो होता है यूनिट। तो इस तरह से आपको बच्चों याद रखना है, याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चंस में देगा, क्या टेंशन है इससे। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं आखिरकार बीन्स डिस्प्लेसमेंट में कैसा ग्राफ बनता है ना। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, हो गया। चलिए ध्यान से देखिए थोड़ी सी और बात ना, क्या देखना है, हमें ग्राफ बनाना है बीन्स डिस्प्लेसमेंट में। हम y एक्सिस पे बच्चों, y एक्सिस पे हम ई लेमडा लेते हैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और इस पे लेमडा लेते हैं। यह ग्राफ है इस तरह से, एक यह ग्राफ है बच्चों इस तरह से ना, एक दो ग्राफ है ऐसा है। मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर हम मानते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T1 है, ये सारी बात है ना। और T1, चलो T1 टेम्परेचर पे ये बात है और T2 टेम्परेचर पे ये बात है, तो यह वेवलेंथ लेमडा 2 या लेमडा 1। अब बताना है कि कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो बच्चों टेम्परेचर जो है वो T2 ग्रेटर है T1 से और वेवलेंथ लेमडा 2 ग्रेटर होगा कि लेसर होगा। बोल तो यहां से देख के बोलो
लेमडा 2 ग्रेटर होगा कि लेसर होगा, देख के बोल। मतलब लेमडा 2 100% कम होगा किससे, लेसर होगा लेमडा 2 से। कोई दिक्कत क्या? टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। मतलब जो T2 टेम्परेचर ज्यादा है T1 से, लेकिन T2 टेम्परेचर पे वेवलेंथ कम है। वो ध्यान से देखो, हमें ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, और यही हमारा बिन्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी हम इसको बोल देते हैं ना। तो इस तरह की कहानी है। अब बिन्स जो लॉ जो दिया है ना, उसको सन का मतलब कितना टेम्परेचर है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बिन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस है बच्चों, ध्यान से देखना कि हमारा एक मतलब वेवलेंथ जो है, हमारा वेवलेंथ वह क्या है, ध्यान से देख। लेमडा 1 जो दिया हुआ है, मतलब लेमडा 1 वह दिया हुआ है कितना, 4753 एंगस्ट्रॉम। 4753 एंगस्ट्रॉम। और एक है टेम्परेचर T1 जो दिया हुआ है 6000 केल्विन दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि T2 क्या होगा वो बताइए, T2 क्या होगा वो बताना है। और साथ ही साथ बच्चों एक और वेवलेंथ जो लेमडा 1 और लेमडा 2 जो दिया हुआ है वो कितना है, वह 10350 एंगस्ट्रॉम है। आपसे T2 पूछ रहा है। अभी क्या पढ़े हैं, बिन्स डिस्प्लेसमेंट। कहता है बिन्स ने कि लेमडा 1 T1 इक्वल टू लेमडा 2 और T2 इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह की कहानी है। तो एक बात बता, हमें यही रिलेशन से मालूम चलेगा कि नहीं। लेमडा 1 की जगह क्या लिखोगे, 4753, और T1 कितना है 6000 केल्विन। अच्छी बात है। T2 तो निकालना है। लेमडा 2 कितना 10000, यही ना है रे। लेमडा मतलब T2 तो निकालना है यहाँ से, तो T2 इंटू कितना 10350। इसको सजा लीजिए। T2 कितना होगा 4753 इंटू 6000 अपॉन क्या लिखोगे 10350। 10 से 10 हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू क्या होगा। इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद आता है 2755 केल्विन। इस तरह की कहानी आती है। सॉल्व करके देखना। तो क्या है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बहुत ही इजी टॉपिक है और आसानी से आप बना सकते हो। तो इस तरह से बिन्स ने क्या बोला कि जितना भी स्टार है वो ब्लैक बॉडी है बच्चों, और ब्लैक बॉडी होने के बाद वह डिफरेंट वेवलेंथ क्या करता है, कंटेन करता है, और उसका रेंज जो है वो 0 से इनफाइनाइट होता है। और बिन्स ने एक लॉ दिया कि वेवलेंथ जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होता है। तो यह कांस्टेंट से रिलेशन आया। आप ग्राफ कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस किए। तो इस तरह से पूरी कहानी होती है खत्म। बहुत ही लंबा, लगभग 64 या 63 वीडियो लेक्चर बनाया गया हीट पे, और बड़े ही लंबे समय से सिखाया गया। अब आपसे एक बात और है कि यदि आप जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, हीट चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस है उसको सारे को क्वेश्चन से लगाइए। और यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो बच्चों कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर और या क्वेश्चन लिखने में सक्षम है तो क्वेश्चंस लिख दीजिए, या फेसबुक पेज पे जाके आप वहां से क्वेश्चन भी आप सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से कहानी है, भेजिएगा, हम उसको आपसे सॉल्व करके जरूर आपको हम लाइव मतलब क्या है क्वेश्चन जरूर हम सॉल्व करके आपको यूट्यूब पे ही डाल देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो ना। अब हो गया यह एक तरह से जो हीट है वो पूरा होता है समाप्त। इसके बाद आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। उसके बारे में हम अगले क्लास से डिस्कस करना चालू करेंगे ना। और हो सके तो आप क्वेश्चंस बनाइए जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उससे, और उसके बाद प्रॉब्लम आएगा तो हम बोले आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, क्वेश्चंस टाइप करना है और उसको भेज देना है, या फेसबुक पेज पे भी जाके आप वहां से भी सेंड कर सकते हो। आप जैसे हो हर जगह, या व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर से भी आप क्वेश्चंस भेज के आप क्या कर सकते हो, आप अपना हेल्प ले सकते हो मुझसे। तो ये सब कहानी है। तो अगले क्लास में आपसे फिर मिलते हैं बच्चों,
कि केटीजी क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको भी पढ़ा जाएगा। तो बच्चों आज का जो भी लेक्चर है उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के साथ साथ क्वेश्चंस कीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो, बिल्डअप होगा और बिल्डअप होगी और साथ ही साथ आपको क्या है मजा भी आएगा फिजिक्स पढ़ने में। आप थ्योरी पढ़ो कोई मतलब नहीं है, तो ये सब कहानी है। चलो अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। दैट्स इट।